हेलो एवरीवन यार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं पार्ट 3 ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इससे पहले हमने 2 पार्ट किए थे जिसमें हमने पढ़ा था आपका मैटर, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। उसके बाद हमने पढ़ा था अनसर्टेनिटी और सिग्निफिकेंट फिगर। अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। इस पार्ट में यानी कि पार्ट 3 ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और इसमें ये 5 लॉज है जो हम पढ़ेंगे। दैट इज व्हाट: conservation of mass, constant composition, multiple proportion, reciprocal proportion and Gay-Lussac law। ये 5 लॉज हम अच्छे से पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन, इसके एग्जांपल्स और इसमें क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। और अब यहां से चैप्टर में आपको मजा आने लगेगा बिकॉज इसमें कैलकुलेशंस है। ठीक है, तो चलो यार स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लॉ दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, सबसे पहला लॉ जो हमारा है दैट इज व्हाट: लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या बोल रहा है? एकदम बेसिक चीज बता रहा है ये। तो ये क्या बोल रहा है? मास कंजर्व रहेगा। इसका क्या मतलब हुआ सर? तो इसका एक डेफिनेशन देखते हैं। ये बोलता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। पहला इसका मतलब यह बोलता है कि मास जो है वो ना ही क्रिएट हो सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है कभी भी। मतलब जैसे मान लेते हैं मेरे पास कोई इस चीज ये है, तो ये एक पेन है जिसका कुछ मास है, मान लेते हैं 5 ग्राम। तो इस मास को मैं डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। लेकिन आप बोलोगे सर ये तो तोड़ के मैं आधा कर दूंगा। तो मास वो क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मास खत्म नहीं हुआ। मतलब अगर मैं इसको आधा काट दूं तो ये 2.5 या 2 ग्राम या 2 और 3 ग्राम्स में हो गया। अब ये जब स्प्लिट हुआ तो हमने मास को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बट ऐसा नहीं है कि मैं वो 2 ग्राम को खत्म ही कर दिया, इस दुनिया से मैंने गायब कर दिया। तो ऐसा नहीं होता। इसलिए उसने कहा कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये तो एक डेफिनेशन। और क्या होता है? कोई भी जो फिजिकल और केमिकल चेंज होता है उसमें टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो क्या बोला? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट is equal to total mass of product in a physical or a chemical change। कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज में जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट होगा वो प्रोडक्ट के इक्वल होगा। क्या हुआ समझते हैं? तो सबसे पहले कोई फिजिकल चेंज लेते हैं। फिजिकल चेंज में मैं बोलता हूं मैंने आइस को कन्वर्ट किया वाटर में। फिजिकल चेंज कैसे हुआ? क्योंकि इसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, तो ये फिजिकल चेंज है। अब जब मैं आइस से वाटर में कन्वर्ट करूंगा उसको हीट करके, तो मान लेते हैं मैंने आइस का लिया कितना, 10 ग्राम्स ऑफ आइस लिया। ठीक है, तो जो मुझे वाटर मिलेगा वो भी मुझे 10 ग्राम से मिलेगा। तो कभी भी कोई भी फिजिकल चेंज हो रहा हो तो उसमें जो क्या नाम है, मास रहेगा रिएक्टेंट की साइड, जितना भी रिएक्टेंट या जो इस साइड रहेगा वो इक्वल होगा प्रोडक्ट की साइड। तो ये बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अच्छा एक रिएक्टेंट हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, और प्रोडक्ट में भी कितने भी हो सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट होके, तो मास जो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एक और समझते हैं, ये तो फिजिकल चेंज हो गया। जैसे कोई एक केमिकल चेंज समझते हैं या केमिकल रिएक्शन समझते हैं। ठीक है, हम लेते हैं NaCl दैट इज सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। क्या दे रहा है ये हमें? ये हमें देता है, मान लेते हैं NaNO3 और सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, एक ये रिएक्शन है। तो अब इसमें क्या है, मान लेते हैं NaCl था हमारे पास 10 ग्राम्स, AgNO3 था हमारे पास 10 ग्राम्स। तो रिएक्टेंट का जो टोटल मास हो गया वो कितना हो गया? 20 ग्राम्स। ठीक है, अब यहां पे मान लेते हैं ये हुआ 5 ग्राम्स और ये हुआ 15 ग्राम्स। इसका भी टोटल क्या हुआ? 20 ग्राम। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड मास इक्वल रहेगा। बस हो सकता है कि यहां पे 5 ग्राम हो, 15 हो, या यहां पे 10 हो, यहां 10 हो, यहां पे 15 हो या वहां 5 हो। तो मास डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है अलग अलग, बट जो टोटल मास रहेगा वो इक्वल रहेगा। तो बस यही बोल रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, इसमें एक इसका ड्रॉबैक हो जाता है या एक अलग पॉइंट हो जाता है जो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। ये क्या हो गया सर?
तो हुआ ये कि जब न्यूक्लियर रिएक्शंस हुए, जब बहुत सारे न्यूक्लियर, अच्छा ये जो लॉ है ये बहुत पुराने बने हुए हैं, तो कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन या आगे कुछ चेंज आता है तो फिर उसमें चेंज होता है। आप यही लॉ पढ़ोगे, ये एक एक्सेप्शन चीज जो मैं अलग से बता रहा हूं, ये हम बाद में पढ़ेंगे, अभी इसकी जरूरत नहीं है, बट हमें पता जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी क्या बोल रहा है, ये नहीं भी बोल रहा है, हम आगे पढ़ते हैं। तो हुआ ये कि बहुत टाइम के बाद न्यूक्लियर रिएक्शन, बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्शन देखे गए। तो जब न्यूक्लियर रिएक्शन देखे गए तो उसमें देखा गया कि जितना रिएक्टेंट है उतना प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। क्या हुआ मतलब, तो मान लेते हैं रिएक्टेंट है, हम इसको मैं रेड पेन से अलग से लिख देता हूं, मान लेते हैं यहाँ रिएक्टेंट है, न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ और प्रोडक्ट बना। रिएक्टेंट है 10 ग्राम, तो प्रोडक्ट बन रहा है 8 ग्राम। तो सर क्या हुआ, हुआ ये कि जब ऐसा हो रहा था तो उन्हें समझ नहीं आया, क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो बाद में जाके समझ में आया कि विद द हेल्प ऑफ E इक्वल टू mc स्क्वायर, कि जो भी टोटल मास और एनर्जी होती है वो कंजर्व होती है, ना कि बस मास। मतलब कि ये जो 10 ग्राम में से 2 ग्राम गायब हुआ प्रोडक्ट साइड, वो एक्चुअली में 2 ग्राम एज एनर्जी या तो यूटिलाइज हुआ या इवॉल्व हुआ, मतलब निकला वहां से। ठीक है, तो ऐसा हुआ, तो इसका मतलब यहां पे कुछ एनर्जी होगी जो कन्वर्ट हो गई, कुछ जो उसका वेट है वो उसका एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और बाकी जो था प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, बट ये है कि टोटल मास एंड एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास एंड एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। लेकिन पढ़ेंगे अभी हम ये एक चीज एक्सेप्शन है कि रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो कुछ चीज एनर्जी में लॉस हो जाती है, और वो पूरा का पूरा इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाता था। विद द हेल्प ऑफ E इक्वल टू mc स्क्वायर हम निकालते हैं। अच्छा, E इक्वल टू mc स्क्वायर में क्या क्या चीजें हैं वो भी देख लेते हैं। E मींस एनर्जी, m is the mass lost and c is the speed of light। ये तो हम आगे पढ़ेंगे, बट एक ये बेसिक चीज हमने समझ ली। कहीं पे भी कोई डाउट है क्या, ये नोट डाउन कर लो। मैं इसके बाद इसका एक क्वेश्चन कराता हूं, ताकि कोई भी मतलब स्कूल में या कहीं पे भी क्या क्वेश्चन आएगा वो समझ में आ जाए और ये चीज टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए। आई होप यहां तक तो पूरा ही क्लियर है, बट एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं। इसे नोट डाउन कर लो, पॉज करके मैं मिटा रहा हूं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है, व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट विथ 5.58 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड to produce 14.35 gram of silver chloride and 8.5 gram of sodium nitrate if the law of conservation of mass is true। तो देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है ये। अच्छा, बहुत लोग बोलते हैं कि पूछते हैं कि सर इसको एग्जाम में कैसे लिखे हैं, हमने यहाँ पे तो समझ लिया, तो मैं आपको एकदम वैसे का वैसे लिखाऊंगा कि जैसे आप एग्जाम में भी लिख सको स्कूल के। ठीक है, तो देख लो, व्हाट मास ऑफ, सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या आगे भी जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले रिएक्शन लिख लिया करो। ठीक है, तो यहां से रिएक्शन देखते हैं। व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर मतलब हो गया AgNO3 प्लस विल रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl। ठीक है, रिएक्शन हुआ टू प्रोड्यूस सिल्वर क्लोराइड, तो ये हो गया NaNO3 प्लस सोडियम सिल्वर क्लोराइड। अच्छा, सॉरी, ये सोडियम नाइट्रेट है, सिल्वर क्लोराइड अभी लिखा मैंने, कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, अच्छा एक चीज छोटी सी और, ये आपने 9th वगैरह में पढ़ा होगा कि एलिमेंट्स कैसे कंपाउंड बनाते हैं। मतलब जैसे मान लो यहाँ पे छोटा सा बताता हूँ, जैसे Na प्लस है, Cl माइनस, ये उधर जाता है, प्लस इधर जाता है, तो ये बन जाता है NaCl। मान लेते हैं यहाँ पे कुछ 2 होता, मान लो H होता, H प्लस O2 माइनस, तो ये उधर जाता है, ये उधर जाता है, तो ये H2O बनाता है। ये आपने पहले पढ़ लिया 9th में, इसलिए मुझे समझ आगे क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, तो मुझे लग रहा है कि इससे हो जाएगा। मतलब आपको आता है इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, बट अगर कंफ्यूजन होगा, ये आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो नीचे कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा कि ये हम कैसे बनाते हैं, कि डिफरेंट जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो वैलेंसीज होती है उसके हिसाब से हम कंपाउंड कैसे बनाते हैं। अगर डाउट होगा तो बता देना कॉमेंट में। ठीक है, AgCl प्लस ये हमने पढ़ा, सिल्वर सोडियम प्रोड्यूस। हाँ, तो आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है, मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, कितना मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का, लेट द मास बी x। ठीक है, विल रिएक्ट विद 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया विद और 14.35 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड, 14.35 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड प्रोड्यूस किया, और 8.5 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट, सॉरी सिल्वर क्लोराइड और 8.5 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आगे लिख लेना, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, क्या हो जाएगा x प्लस रिएक्टेंट का टोटल मास कितना है x प्लस 5.85 इज इक्वल टू प्रोडक्ट कितना हुआ 8.5 प्लस 14.35 ग्राम्स। ठीक है, नेक्स्ट हो गया क्या x इक्वल टू 8.5 प्लस 14.35 प्लस सॉरी माइनस, इधर प्लस है उधर जाके माइनस, ये सब तो पता है हमें 5.85, तो यहाँ पे x इक्वल टू सॉल्व करेंगे 8.5 प्लस 14.35 माइनस 5.8, ये आ जाएगा आपका 17 ग्राम्स। ठीक है, लास्ट में आंसर लिखेंगे द मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट प्रोड्यूस्ड 17 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट, आगे लिख सकते हो विद 5.85 विद सोडियम क्लोराइड। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के जो क्वेश्चन है और वो डेफिनेशन खुद बहुत इजी है कि भैया रिएक्टेंट का सारा मास प्रोडक्ट के इक्वल होएगा, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें क्या होगा रिएक्टेंट्स दिए होंगे, प्रोडक्ट दिया होगा, रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट में से कोई एक का मास मिसिंग होगा या दो का मास मिसिंग होगा, और आपको उस चीज का निकालना है। दो में मतलब रेसिड्यू, मतलब दो हो सकता है यहाँ पे AgCl प्लस H2O, तो इन दोनों को वो रेसिड्यू बोले कि कितना रेसिड्यू प्रोड्यूस हुआ, तो वो आप दोनों का मिक्स करके निकाल लो। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना है, ये लॉ लगाना है और x की वैल्यू निकालनी होगी बस। हर बार ये इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बहुत इजी टॉपिक है ये वाला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये क्वेश्चन चाहो तो नोट डाउन कर लो। बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ, नोट डाउन कर लो, मैं मिटा देता हूं पॉज करके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट रूल की तरफ, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट लॉ हमारे पास आ जाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन या फिर बोलते हैं इसी को डेफिनेट प्रोपोर्शंस। देखते हैं अब ये लॉ बोल क्या रहा है। ठीक है, तो ये लॉ क्या बोल रहा है, एनी केमिकल कंपाउंड, कोई भी केमिकल कंपाउंड इज फॉर्म्ड by elements combining together in a fixed proportion या constant proportion by mass। क्या बोल रहा है पहले समझते हैं, ये क्या बोल रहा है, कोई भी केमिकल कंपाउंड फॉर्म होता है एलिमेंट के कंबाइन होने से, ये हमें पता है, बट वो फॉर्म होता है, जो केमिकल कंपाउंड फॉर्म हुआ वो हमेशा रहेगा फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, मतलब जो उसका मास का रेशियो रहेगा एलिमेंट का आपस में, वो हमेशा उस केमिकल कंपाउंड के लिए सेम रहेगा। ये चीज थोड़ी बहुत समझ में आई, बाकी एग्जांपल से समझते हैं। तो सपोज मान लेते हैं मैं H2O, जो वाटर है H2O, इसको मैं अलग अलग सोर्स से कलेक्ट करता हूं। सोर्स जैसे कि मैंने इसे कलेक्ट किया लेक से, सी से, वाटर टैप से, तो क्या अलग हो जाएगा पानी? टेस्ट अलग हो सकता है, लेकिन क्या उसका जो केमिकल कंपाउंड है वो अलग हो जाएगा? नहीं, वो सेम रहेगा। तो ये क्या बोल रहा है, ये आगे ये बोल रहा है कि जो इसका मास का रेशियो है, जो एलिमेंट्स के मास का रेशियो है जो इस कंपाउंड में है, वो भी कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो यह हो गया 2:16, ये हो गया 1:8। कभी भी हम वाटर यानी कि H2O को कहीं से भी एक्सट्रैक्ट करें, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो ऑफ मास रहेगा वो 1:8 रहेगा, कहीं से भी कभी भी ये चेंज नहीं होगा। तो ये यही चीज, ये कांस्टेंट कॉम्पोजिशन डेफिनेट प्रोपोर्शन वाला लॉ हमें बता रहा है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपन लेते हैं CO2। अब CO2 अलग अलग जगह से मैंने प्रिपेयर किया, चाहे हो सकता है कार्बन
अलग अलग मेथड से प्रिपेयर किया। मान लो एक बार कार्बन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके किया, एक बार CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ के यानी कि उसे स्प्लिट करके मैंने प्रोड्यूस किया। अलग अलग सोर्सेज से मैं जब CO2 प्रोड्यूस करता हूँ तो जो उनका रेशियो रहेगा या जो कंपाउंड रहेगा वो सेम रहेगा। तो सपोज C का यहाँ पे वेट कितना हो गया, C का हमारे पास वेट होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 2, तो ये हो गया 12:32, तो ये हो गया 3:2, ये हो गया 2 6 2 1 2 6 2 1 सॉरी 2 3 6 2 8 16, तो ये हो गया 3:8। तो जब भी CO2 हमें मिलेगा वो कौन से रेशियो में मिलेगा, 3:8, उसके C और O के मास के रेशियो में रहेगा। यहां तक समझ में आया क्या क्या मैं बोलना चाह रहा हूं कि डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या बोल रहा है? ठीक है। अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे मैंने हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में पढ़ा था। इसमें क्या है, सबसे पहला कि जो लिमिटेशन होता है वो आइसोटोप पे हो जाता है। आइसोटोप पता है ना, पता होगा बट फिर भी बता देता हूं। ऐसे एलिमेंट्स जिसका मास नंबर डिफरेंट होता है, यानी कि मास डिफरेंट होता है। तो मान लेते हैं एग्जांपल के लिए समझते हैं CO2, ठीक है। इसमें क्या है, कार्बन कंबाइन हो रहा है। अब मैं एक जगह कार्बन C12 का आइसोटोप ले लेता हूं फॉर मेकिंग CO2 और एक जगह C14 का आइसोटोप ले लेता हूं। तो यहां पे जो बनेगा CO2, यहां पे जो कार्बन का मास रहेगा वो रहेगा कितना, 12:32, और ये हो जाएगा 3:8, जैसे कि हमने यहां पे देखा, ठीक है। अब लेकिन जब मैं CO2 को इससे कंबाइन करूंगा, यानी कि यहां पे इसका मास हो जाएगा 14 और यहां इसका मास हो जाएगा 32, तो ये हो गया 2 7 14 2 1 2, तो ये हो गया 7/16। यहाँ पे आ रहा है 3:8, यहाँ पे आ रहा है 7:16, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिमिटेशन, ये वाला लॉ प्रूव नहीं कर पाता, ये इसका लिमिटेशन इस लॉ का। जब भी वहां आइसोटोप्स का केमिकल कंपाउंड बनाएंगे तब ये लॉ उसे डेफिनेट प्रोपोर्शन वाला लॉ नहीं फुलफिल कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आइसोटोप में बेसिक क्या होता है, एलिमेंट्स का मास ही डिफरेंट हो जाता है। एलिमेंट सेम है बट द मास नंबर इज डिफरेंट, तो ऑब्वियसली उसका जो रेशियो रहेगा वो भी डिफरेंट आएगा, ठीक है। पहला लिमिटेशन समझ में आया। अब दूसरा लिमिटेशन समझते हैं। दूसरा लिमिटेशन थोड़ा अच्छा है, मजेदार है। कभी कभार क्या होता है, देयर आर सम एलिमेंट्स व्हिच कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास टू फॉर्म टू डिफरेंट कंपाउंड्स बट देयर रेशियो इज सेम। मतलब सेम एलिमेंट्स हैं, मान लेते हैं कोई दो एलिमेंट है, अभी एग्जांपल बताऊंगा अभी समझने के लिए। कोई दो बहुत 3-4 एलिमेंट्स हैं जो कंबाइन होकर दो डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं, बट जब उसका मास का रेशियो निकालो वो सेम आ जाता है। तो फिर यहां पे वो लिमिटेड हो जाता है, बिकॉज वो यहां तो एक केमिकल कंपाउंड की बात कर रहा है बट वहां दो डिफरेंट केमिकल कंपाउंड फॉर्म हो गए। एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला एक एग्जांपल लेते हैं जहां पे हम क्या बनाएंगे, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेंगे और ये बनेगा C2H5OH, और कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक और कंपाउंड बनाएंगे CH3OCH3, ये हो गया आपका ईथर, और यहां पे बना अल्कोहल, ठीक है। अब कार्बन का क्या मास है, कार्बन, अब यहां पे इनका रेशियो देखते हैं। कार्बन का मास कितना है, 12/2। हाइड्रोजन का मास कितना है, 1/5, सॉरी 6 हाइड्रोजन है, देखो यहां 5 है और यहां पे एक हाइड्रोजन और है, तो ये हो गया कितना, 6। ऑक्सीजन कितना है, 1, ऑक्सीजन का मास कितना है, 16/1, ठीक है। तो ये हो गया 24:6:16, काट लेना, कट जाएगा। अपन डायरेक्ट करते हैं। यहां पे कितने, 2 कार्बन है, तो ये हो गया 12/2। हाइड्रोजन कितने हैं, 6, 3 और 3 6, तो ये हो गया 1/6, और ऑक्सीजन अगेन एक है 16/1, तो ये हो गया 24:6:16। देखो अब यहां पे जो मास का रेशियो है वो सेम आ रहा है, बट फॉर टू डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम एलिमेंट्स, तो यहां पे भी ये जो लॉ है फेल कर जाता है। तो ये इसके दो लिमिटेशंस है लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन या डेफिनेट प्रोपोर्शन की। समझ में आया? आई होप आपको ये समझ में आया हो। कहीं पे भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट करेंगे, ये नोट डाउन कर लो पॉज करके, फिर मैं इस पे एक या दो क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमको पूरा जो डाउट्स वगैरह हो तो वो सब क्लियर हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लो। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 6.48 gram of lead combined with 1.02 gram of oxygen to form lead peroxide.
अब देखो सॉल्यूशन देखते हैं क्या सीन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लेड peroxide is also produced by heating lead nitrate and it was found that the percentage of oxygen present in lead peroxide is 13.38%. Use this data to illustrate law of constant composition. अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें ये बोला जा रहा है कि दो आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि दो एक्सपेरिमेंट्स हैं। एक एक्सपेरिमेंट में ऐसे लेड ऑक्साइड निकल रहा है और दूसरे एक्सपेरिमेंट में लेड ऑक्साइड अलग सोर्स से आ रहा है। दो अलग अलग सोर्स से PbO2 निकल रहा है। अब उसमें क्या बोला कि ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है सेकेंड एक्सपेरिमेंट में वो 13.38% है। अब इसके हिसाब से आप ये बताओ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन प्रूव हो रहा है, तो यानी कि मुझे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में भी इतना ही परसेंटेज, एक सेकेंड 1.38 था नहीं 1.36% था यस, और यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो गया 13.6% था। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन समझ में आया कि एक फर्स्ट एक्सपेरिमेंट दिया जिसमें PbO2 निकल रहा है, दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी PbO2 निकल रहा है, उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज इतना है, फर्स्ट में हमें निकालना है कि इतना हो, तब जाके आंसर प्रूव होगा कि हाँ दोनों में PbO2 निकल रहा है, दोनों में सेम परसेंटेज निकल रहा है, तो इसका मतलब लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन ट्रू प्रूव होता है। ठीक है, तो पहला जो एक्सपेरिमेंट है उसमें क्या हो रहा है देखना, मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख रहा हूं, अगर आप चाहो तो आप रिएक्शन छोड़ भी सकते हो। ठीक है, समझाने के लिए लिख रहा हूं इसलिए Pb प्लस O2 गिव्स PbO। यहां पे उसने ये बोला। अब क्या बोल रहा है 6.48 ग्राम, यानी कि इतना 6.48 ग्राम लेड चाहिए, कितना 1 कंबाइन विथ 1.02 ग्राम लेड peroxide, मतलब ये दोनों कंबाइन होके क्या बना रहे हैं PbO2। ठीक है, अब मुझे इसमें PbO में या लेड peroxide में मुझे निकालना है ऑक्सीजन का परसेंटेज। मुझे ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालने के लिए सॉरी यहाँ पे एक चीज गलत हो गई थी, peroxide का स्पेलिंग नहीं था, तो हाँ सॉरी मैं कहा था परसेंटेज निकालने के लिए इसका मुझे टोटल मास पता होना चाहिए। टोटल मास पता होएगा तो मैं उससे ऑक्सीजन की परसेंटेज निकाल पाऊंगा। तो देखते हैं आगे कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। इसको ले लेते हैं x। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास रिएक्टेंट का सम 6.48 प्लस 1.02 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू देखते हैं कितनी आ गई 7.50 ग्राम्स आ गई। ठीक है, अच्छा अब देखो, तो यहां से देखना कि 7.5 ग्राम्स ऑफ PbO2 गिव्स नीड्स 1.02 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे कोई डाउट है क्या कि 7.5 ग्राम PbO2 को इतना ऑक्सीजन चाहिए? कोई डाउट नहीं। अब कुछ नहीं करना है, अगर मैं 100 ग्राम PbO2 में निकाल लूंगा तो मुझे उसका परसेंटेज मिल जाएगा कि कितना ऑक्सीजन चाहिए। आप बोलोगे कैसे 100 ग्राम में कैसे? तो इससे बस कुछ नहीं है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ये डिवाइड करके ये इंटू 100। ये निकालने का मतलब जैसे मान लो मैंने बोला 10 रुपए, तो 100 रुपए का 10 रुपए, 100 जो रुपए हैं उसमें 10 रुपए कितना परसेंटेज हो? 10%। तो इसलिए मैं 100 में निकाल रहा हूं ताकि जो वैल्यू आएगी वो डायरेक्टली परसेंटेज में हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया ना? कुछ नहीं, बस इसको इससे डिवाइड करके वो आंसर निकाला है। बस मैंने 100 ग्राम का लिख दिया, देखो ऐसे 100 ग्राम 7.5 ग्राम PbO2 में 1.02 है, तो 100 ग्राम में कितना होगा? सिंपल 1.02 डिवाइड बाय 7.5 इंटू 100 हो गया। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। चलो यहां पे लिख लेता हूं मैं कि 1.02 7.5 इंटू 100। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं है, कुछ नहीं। मैंने जो भी वैल्यूज आएंगी उसको 100 ग्राम में निकाला ताकि उसका परसेंटेज डायरेक्टली मुझे पता चल जाए। जैसे कि 100 रुपए में जो 10 रुपए, 100 का 10 कितना होता है? 10%। 20 कितना होगा? 20%। तो जो भी वैल्यू आएगी डायरेक्टली वो परसेंटेज में होगी, इसलिए मैं वैसे निकाल रहा हूँ। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। तो 5
1 जा 0.5, 5 जा 5, 2 जा 0। ठीक है, पॉइंट हटता है तो यहाँ पे एक और 0 आ जाता है, आसानी होगी इसलिए मैंने पॉइंट हटाया। यहाँ तक तो पता है ना कि पॉइंट हटता है उधर मल्टीप्लाई, तो एक 0 और आ गया। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 0 3 1 जा 3 1 जा कितना बचा 10, 3 3 जा फिर कितना बचा 10, 3 3 जा और ऐसे गोज ऑन डॉट डॉट डॉट। अपने को यहाँ 2 दिया है तो आप 2 ले सकते हो, चाहो तो 1 ले सकते हो, आपकी मर्जी। तो अपन एक काम करते हैं 2 ले लेते हैं। तो कितना हुआ 1.02 इंटू 13.33 मुझे निकालना है। तो यहाँ पे रफ वर्क कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। 13.33 इंटू 1.02। ये मैं आपको ऐसे सॉल्व करके दिखा रहा हूं बिकॉज यहाँ पे कैलकुलेशन ही मेन है। मतलब ये निकालना, ये जो क्वेश्चन का आंसर है ये आसान है, बट जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी टफ होगी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन और करेंगे उसमें भी थोड़ी दिक्कत होगी, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलो बनाते हैं। 3 2 6, 3 2 6, 3 2 6, 2 1 2, 0 0 0 0। तो 3 3 3 1। ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। 6 6 9 5 3 1, 13.5966। मुझे आंसर कितने में चाहिए? एक डेसिमल पॉइंट में। तो अगर इसका राउंड ऑफ करोगे, ठीक है, ये एग्जैक्ट रिजल्ट आया। अब इसका राउंड ऑफ रिजल्ट निकालो, तो ये क्या हो जाएगा? नेक्स्ट जिसका निकालना होता है उसके सेकंड, उसके बाद वाला एलिमेंट देखते हैं, उसके बाद वाला 5 से बड़ा है तो ये हो जाएगा, तो इसमें 1 ऐड हो जाता है, तो ये आ गया 13.6। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से एक्सपेरिमेंट 1 से हमारे पास परसेंटेज आया 13.6%, और एक्सपेरिमेंट 2 से तो हमें डायरेक्टली दिख रहा है कितना है 13.6%। क्या? ऑक्सीजन का परसेंटेज इन पीबी लेड पर ऑक्साइड। ठीक है, हेंस आंसर आ गया, हेंस लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन प्रूव्ड। समझ में आया क्या? इसी टाइप के लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन या डेफिनेट प्रोपोर्शन में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको एक का परसेंटेज दिया होगा और दूसरे का निकाल के उसमें तुम्हें ये प्रूव करना होगा, या फिर हो सकता है कि डायरेक्टली आपको फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में परसेंटेज निकालना हो और उससे आपको दूसरे का निकालना हो, एक का दिया और दूसरे का निकालना हो। ये स्टेप समझ में आए? कहीं पे भी कोई डाउट है क्या? ये नोट डाउन कर लो। एक काम करते हैं, इसका एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, नोट डाउन कर लो पॉज करके, मैं मिटा के फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, सिल्वर क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय, सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl दो मेथड से प्रिपेयर हुआ है। पहला, डिसॉल्विंग 0.5 ग्राम ऑफ सिल्वर, 0.5 ग्राम ऑफ सिल्वर वायर को नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व किया और उसमें हाइड्रोक्लोरिक, एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते गए जब तक सिल्वर नाइट्रेट जब तक सिल्वर नाइट्रेट नहीं फॉर्म होगा। ठीक है, और उसमें से सिल्वर क्लोराइड का जो प्रेसिपिटेट है उसे सेपरेट आउट कर लिया और उसका वेट कितना था 0.66 ग्राम। ठीक है, सबसे पहला था इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने सिल्वर क्लोराइड को प्रिपेयर किया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है कि उन्होंने क्या किया, दूसरे एक्सपेरिमेंट में 1 ग्राम ऑफ सिल्वर मेटल को हीट किया ड्राई क्लोराइड गैस में, सॉरी ड्राई क्लोराइड क्लोरीन गैस में, और जब तक वो मेटल किसमें, क्लोराइड में कन्वर्ट नहीं हो गया, और उसका वेट था सिल्वर क्लोराइड बेस 1.32 ग्राम। अच्छा, इसके आगे क्वेश्चन था, यूज दिस डेटा टू इलिस्ट्रेट लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन या डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, मैं लिखना भूल गया। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना आपको? यूज दिस डेटा तो देखो सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन के बाद आपको आई होप पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले दो एक्सपेरिमेंट हुए, हमें पता चला एक्सपेरिमेंट 1, और यहां पे लिख लेते हैं एक्सपेरिमेंट 2। ठीक है, अब पहले एक्सपेरिमेंट में सिल्वर लिया और उन्होंने पॉइंट, अब हम क्या करते हैं, सिल्वर मुझे प्रूफ करना है तो मैं कोई भी एक मेटल का परसेंटेज निकालूंगा, कोई भी एक एलिमेंट का परसेंटेज निकालूंगा उस कंपाउंड में से। कंपाउंड मेरे पास कौन सा है, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, इसमें मुझे किस चीज का डेटा दिया हुआ है, सिल्वर का। तो मैं एक काम करता हूं, सिल्वर का परसेंटेज इस सिल्वर क्लोराइड में निकालता हूं।
मैं सिल्वर का क्यों निकाल रहा हूं, क्लोराइड का क्यों या क्लोरीन का क्यों नहीं निकाल रहा हूं, बिकॉज क्लोरीन का तो डेटा दिया नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, हमें बोल क्या रहा है, सिल्वर, सिल्वर कितना था, यहां पे यूज हुआ 0.5 ग्राम। ठीक है, और सिल्वर नाइट्रेट AgCl कितना यूज हुआ यहाँ पे, 0.66 ग्राम यूज किया। तो समझना 0.66 ग्राम ऑफ AgCl जो प्रोड्यूस हुआ, उसमें कितना Ag रिक्वायर हुआ, उसमें 0.5 ग्राम ऑफ Ag इज रिक्वायर्ड या सिल्वर इज रिक्वायर्ड, कोई डाउट। इतना प्रोड्यूस हुआ, कितना डाला था मैंने सिल्वर, 0.5 ग्राम, ये तो किया ना पहले एक्सपेरिमेंट कि 0.5 ग्राम सिल्वर डाला और लास्ट में देखो वेट कितना है, 0.66 ग्राम, किसका, सिल्वर क्लोराइड का। तो इतने 0.66 ग्राम ऑफ AgCl को 0.5 ग्राम ऑफ Ag चाहिए, तो 100 ग्राम, आपको भी मैंने बताया था उस टाइम भी, क्या मैं क्या करूंगा 100 ग्राम का निकाल लूंगा। तो 100 ग्राम ऑफ AgCl को कितना चाहिए होगा, सिंपल सर 0.5 अपॉन 0.66 इंटू 100। कोई भी डाउट है क्या यहां तक, कोई किसी का भी एक मेटल का उसके कंपाउंड में मैंने परसेंटेज निकालने के लिए मैंने ये दिखा और उसमें मैंने क्या किया 100 ग्राम पे निकाल दिया। ठीक है, समझ में आया तक, सॉरी। अब इशू आता है इसके डिवीजन में। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। अब क्या करते हैं, इसको करते हैं पॉइंट को गायब, 0.66 था तो वहां जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 0 लग जाएंगे, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, यह एक काम करते हैं, एक 0 लगा देते हैं और एक ये पॉइंट हटा देते हैं, होता है ना ऐसा, कैसे, ये एक पॉइंट हटा, ये इंटू 100, देखो इसका पॉइंट हटाऊंगा तो इंटू 100 हो जाएगा, इसका पॉइंट हटाऊंगा तो डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, 10 10 कट गया। तो अभी के लिए क्या कैसा बन गया, 566 इंटू 1000। कोई डाउट नहीं यहां तक, डिवाइड करते 66 1 डायरेक्ट करते हैं, छोटे छोटे करेंगे तो, या छोटा छोटा करना है वैसा कर लो, 2 3 6, 2 3 6, 2 5 10, 0 0, 33 1 33 1 कैसे, 50 को देखो बस 50, 33 1 होएगा क्योंकि 2 कितना हो जाएगा 66, तो मैंने 1 से, अब 50 माइनस 33 करो तो कितना निकलेगा 17, 17 डिवाइड होगा नहीं तो ये 0 है तो कितना हो गया 170, कितना हो गया 170। अब देखो मुझे चाहिए 170 और मेरे पास है 33। ठीक है, 60 से x 2 3 4, 4 से देखते हैं, 4 से निकल जाएगा, 3 4 3 12, 4 3 12, 13, 132, 33 5 करते हैं, 5 3 15, 3 5 15, 165, तो किससे जा रहा है 5 से, तो ये हो गया 5, कितना हो गया 165, कितना था 170, 170 माइनस 165, 5 बचा 50, फिर अगेन 1 5 और ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, समझ में आया। मैं आपको ये कैलकुलेशन ये सब इसलिए बता रहा हूं कि समझ में आए डिवीजन, क्योंकि इसमें आपको ये तो गेम समझ में आ गई कि सॉल्व कैसे करना है, बट इशू कहां आएगा आपके पास डिवीजन में, या उसका जो भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में जो कैलकुलेशन है उसमें इशू आएगा। एक एक चीज मैंने आपको समझा दी है यहाँ पे। अब अगर आप चाहो डायरेक्ट नहीं कटता है तो आप डिवाइड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, बट वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो ट्राई करो इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि ये डिवाइड वगैरह कर लो डायरेक्टली। अब क्या करना है, बस 15.55 इंटू 5 करना है, 5 5 25, 5 1 5 6 7, 5 5 25, 5 1 5 6 7, 75.775%। तो आंसर आ गया 75.75%। तो अब क्या बोलोगे, अब ये बोलेंगे कि हमारे पास 70.75% ऑफ Ag रिक्वायर है इन AgCl। यहां तक आया। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ते हैं, सेम रहेगा। इसमें क्या हिसाब किताब है देखते हैं। हीटिंग 1 ग्राम ऑफ सिल्वर मेटल, तो सिल्वर कितना है 1 ग्राम, AgCl कितना प्रोड्यूस हुआ, या बना 1.32 ग्राम, यहां तक तो सही है। तो 1.32 ग्राम ऑफ AgCl नीड्स कितना 1 ग्राम ऑफ Ag, तो आपके पास 100 ग्राम ऑफ AgCl
कितना लगेगा, ये तो अभी सब पता चल गया ना, 1.32 अपॉन 100 इंटू 1, सॉरी 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 1.132 इंटू 100। ठीक है, समझ में आया। अब करना है इसको क्या, डिवाइड। अब देखो इसको क्या करेंगे, क्या करें डिवाइड करते हैं। 2 6 12, 2 6 12, ठीक है, 2 6 2 5 0। यहां तक तो कोई डाउट नहीं था। अच्छा एक बार ध्यान से देखो तो, क्या ये मेरा पहले जैसा दिख रहा है? मुझे अब आगे डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्यों, देखो इधर 50 बाई 0.66। अच्छा यहाँ क्या था, 0.5 बाई 0.66 इंटू 100, 0.5 इंटू 50 करो, 100 करो, 50 आएगा, 50 बाई 0.66 सेम आ गया, आया ना, सेम है। 0.5 इंटू 100 कितना हुआ, 50, 500 हुआ, फिर पॉइंट उधर हुआ तो 50, तो 50 बाई 0.66 ये भी वही है। तो इसका आंसर भी क्या आने वाला है, 75.75%। क्यों, क्योंकि ये तो हमने डिवाइड करके यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसका भी आंसर सेम है। तो हेंस क्या हो गया, हेंस भैया प्रूव हो गया, व्हाट, हेंस प्रूव दैट दिस क्वेश्चन, दिस थिंग सेटिस्फाइज द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। समझ में आया। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इसमें क्या होगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन में दो टाइप के, दो से भी ज्यादा, ये तो मैं दो के एग्जांपल है, हो सकता है 3 एक्सपेरिमेंट दे दे। अब वो 3 एक्सपेरिमेंट में अलग अलग चीजें प्रोड्यूस हो रही होंगी, सेम कंपाउंड प्रोड्यूस होगा डिफरेंट मेथड से, और आपको उसमें लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन प्रूव करना होगा या फिर उसकी वैल्यू निकालनी होगी। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन कैसे प्रोड्यूस होगा, प्रूव होगा। हम कोई भी एक मेटल का उस कंपाउंड में परसेंटेज निकालेंगे, जो मेटल्स अपने सेम होएगा, और फिर वो हम दिखा देंगे कि क्योंकि उनके परसेंटेज सेम हैं तो आंसर परसेंटेज आया। क्या यहां तक समझ में, देखो सेम आ रहा है पहले क्वेश्चन में भी, तो 2 क्वेश्चन हमने करा लिए। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट में बता देना, मैं वीडियो बना लूंगा। आई होप यहां तक क्लियर हो। ये कर लो आप नोट डाउन, मैं पॉज करके मैं इसको मिटा देता हूं, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ, दैट इज व्हाट, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ठीक है, नोट डाउन करो। थर्ड लॉ में आते हैं, दैट इज व्हाट, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ओहो, चलना ही बंद हो गया क्या, नहीं। तो अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस क्या बोलता है देखते हैं इधर, ठीक है। इसका डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद समझेंगे, ठीक है। when two or more elements combine, when two elements when elements combine to form two or more compounds, then the mass of one element that combines with a fixed mass of other element bear a simple whole ratio, simple या whole number ratio। अलग अलग तरीके से डेफिनेशन लिखते हैं, सिंपल और होल लिख दो, सिंपल होल रेशियो, ठीक है। अब ये बोल क्या रहा है समझेंगे। व्हेन एलिमेंट्स कंबाइन, मतलब जब कुछ एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा, टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड्स। चलो 2 एलिमेंट्स की बात करते हैं, जब 2 एलिमेंट कंबाइन होके 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं अलग अलग, देन मास ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट का मास जो कंबाइन होता है, फिक्स मास, दूसरे एलिमेंट का मास हम फिक्स कर देंगे, तो जब उसका रेशियो निकाला जाए आपस में, तो वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो आता है, जब उसका रेशियो निकालेंगे जो दूसरे एलिमेंट का होगा, ठीक है।
थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया, बाकी नहीं समझ में आ रहा है तो देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे कि हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन को कंबाइन करके जो कंपाउंड्स बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो लिखेंगे और उसका चेक करेंगे कि क्या बन रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नाइट्रस ऑक्साइड, तो ये हो गया N2O, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड NO, ट्राइऑक्साइड ये हो गया N2O3, नाइट्रिक टेट्राऑक्साइड, टेट्राऑक्साइड ये हो गया N2O4, और आ गया नाइट्रिक पेंटाऑक्साइड ये हो गया N2O5, ठीक है। अब इनका रेशियो चेक करें। अच्छा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का वेट होता है 14, 14 इंटू 2 कितना हो गया 28, और ऑक्सीजन का कितना, ये नाइट्रोजन ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना हुआ 16, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16। यहाँ पे N2O3 का देखेंगे, नाइट्रोजन का होता है 14, 14 इंटू 2 28 इज टू O3 16 होता है, 16 इंटू 3 48, N का होता है 14, 14 इंटू 2 28, ऑक्सीजन का होता है 16 और 16 4 जा 64, N2O5 तो ये हो गया 28 अगेन, ठीक है। तो ये अलग अलग आ गए हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के रेशियोज, ठीक है। अब वो उन्होंने कहा कि जो जो फिक्स मास के साथ कंबाइन होता है उसका जो मतलब इनका जो रेशियो आएगा वो होल नंबर रहेगा। तो एक काम करते हैं, नाइट्रोजन का जो मास है उसे हम फिक्स कर देते हैं, उसे कर देते हैं हम 14, ठीक है। तो 14 करेंगे तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, देखते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, तो 14 और 2 से 8 16, ये तो 14 ही है तो इसका कोई दिक्कत नहीं, इसको डिवाइड करते हैं 14 2 से डिवाइड हुआ ना, तो 2 2 जा 2 4 जा, फिर करते हैं 2 से डिवाइड 14, 2 3 जा 2 2 जा, फिर करते हैं 14 2 1 जा 2 4 जा 8 2 4 जा 0, ठीक है। तो जब इसका रेशियो देखो कितना आ गया 8 is to 16 is to 24 is to 32 is to 40। अच्छा, मतलब ऐसे नहीं लिखना है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए, ऐसे देखोगे तो 8 16 24 32 40, ठीक है। अब ये होल नंबर रेशियो है, ठीक है। अब देखो सिंपल होल नंबर रेशियो रहेगा, तो डिवाइड करो 8 से डिवाइड करो 1, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, तो ये आपके पास आ गया सिंपल रेशियो। जब भी दो एलिमेंट कंबाइन होंगे, दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाने के लिए, तो उसमें जो एक एलिमेंट का जो फिक्स मास 14 डिवाइड करके आप 28 रखना चाहो, तो जो भी आप फिक्स मास कर दो, फिक्स मास दैट कंबाइन विद द अदर एलिमेंट, जो दूसरे एलिमेंट के डिफरेंट मासेस से कंबाइन होगा, वो हमेशा क्या रहेगा, एक होल नंबर का रेशियो आएगा। तो मल्टीपल प्रोपोर्शंस ये क्या है, समझ में आया क्या? मैंने एक एक चीज समझाने की कोशिश की है विद एग्जांपल। आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हो गया है तो नोट डाउन कर लो पॉज करके, मैं मिटा के इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि चीजें समझ में आए कि ये चीज तो समझ में आ गई, लेकिन एग्जाम में या कहीं पे भी आता कैसे है क्वेश्चन, ठीक है। नोट डाउन कर लो इसको। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास। यहाँ बोल रहा है two oxides of metal contain 27.6% and 30% of oxygen respectively. If formula of first oxide is M3O4, find the formula of other. ठीक है, तो if law of multiple proportion is true, ये भी आ जाता है साइड में, बट अपन डायरेक्ट करते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या है, अगेन दो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन रहेगा कि परसेंटेजेस दिया रहेगा आपको, मेटल क्या किया ऑक्साइड का, और आपको क्या निकालना होगा, मतलब मेटल हो सकता है कोई भी, दो एलिमेंट्स हो सकते हैं, आपको एक का
कंपाउंड दिया रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और आपको दूसरे का निकालना होगा। फर्स्ट ये टाइप का क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्या आएगा कि हो सकता है आपको दोनों के फॉर्मूले दे दे और एक का परसेंटेज दे दे, दूसरे का परसेंटेज निकालना है। तो ये दो तरीके के क्वेश्चंस इन मल्टीपल प्रोपोर्शंस में बनते हैं। तो अपन दोनों पढ़ेंगे। सबसे पहले ये वाला देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, जरूर देखना, थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब प्रोसेस आसान है बट कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, तो देख लेंगे एक बार ढंग से, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट 1 यहां करते हैं, और यहां पे बात करते हैं एक्सपेरिमेंट 2 की। अच्छा, मैं ऐसे लिख रहा हूं, आप एग्जाम में ऐसे नहीं लिखेंगे, आप एक के बाद एक लिखेंगे नीचे, ठीक है। मैं आपको ये समझ अच्छे से समझ में इसलिए लिख रहा हूं। तो बोल क्या रहा है, देखो दो ऑक्साइड दिया है मेटल का, जिसमें एक में 27.6 और 30% ऑक्सीजन है। तो पहले मेटल ऑक्साइड की बात करते हैं। तो फर्स्ट मेटल ऑक्साइड contains equal to 27.6% ऑक्सीजन, ठीक है। अब क्या मैं ये बोल सकता हूं, फर्स्ट मेटल ऑक्साइड कंटेन्स 27.6 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। मतलब कि 100 ग्राम में 27.6 ग्राम है, 200 में डबल हो जाएगा, मतलब ये परसेंटेज है। तो 100 में क्या हुआ, वो पार्ट्स हुआ, पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन कंटेन कर रहा है। परसेंटेज में ना, हम डायरेक्टली पार्ट्स में ले रहे। अच्छा, क्यों एग्जैक्ट यानी कि ग्राम में क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें दूसरे का फॉर्मूला निकालना है। यहां तक बात समझ में आई क्या, मतलब 100 में 27.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होएगा मेटल ऑक्साइड में, ठीक है। अब ये 100 में से होता है ना, मैं 100 में से क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 100 में परसेंटेज ऑब्वियसली 100 का रहता है। तो अगर ऑक्सीजन 27.6 है तो मेटल कितना रहेगा, मेटल विल बी 100 माइनस 27.6, जो आपका बन जाएगा कितना, 4 2, यहाँ पे हो गया 4 2, और यहाँ पे अगेन हो गया 72.4 पार्ट्स बाय मास हो गया क्या, मेटल। ऑक्सीजन कितना हो गया, 27.6 पार्ट्स हो गया, और मेटल कितना हो गया, 72.4 पार्ट्स, ठीक है। यहां तक बात समझ में। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला क्या था, M3O4, ठीक है। इसका मतलब मेटल कितना है, 3, और ऑक्सीजन कितने हैं, 4। 3 मोल ऑफ मेटल है, 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन। यहां तक बात समझ में आई क्या, ठीक है। अब उस पार्ट पे चलते हैं। यहां पे क्या बोल रहा है, मेटल ऑक्साइड, यहां पे मैं फर्स्ट लिख रहा था समझने के लिए। अब जो नेक्स्ट है, मेटल ऑक्साइड कंटेन्स इक्वल टू 30% ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड कंटेन्स 30 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है क्या। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, तो मेटल कितना कंटेन करेगा, मेटल विल बी अगेन क्या हो जाएगा, 100 इक्वल टू 100 माइनस 30 इक्वल टू 70 पार्ट्स बाय मास। यहां तक बात समझ में आई था। अब यहां पे भी वही मेटल है। मल्टीपल प्रोपोर्शंस क्या बोलता है कि जो भी, यानी कि ये जो भी आपका जो मेटल है, वो जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, वो हमेशा होल नंबर रेशियो में होगा, कभी भी डेसिमल में, या सॉरी होल नंबर रेशियो में होगा। तो अब ध्यान से समझना, यहां से इंपॉर्टेंट चीज चालू होगी कि यहां देखो, मेटल की बात करें, हमें क्या निकालना है, मेटल का या ऑक्सीजन, दोनों में से किसी का भी। मेटल का निकालते हैं, पहले मेटल का निकालेंगे फिर ऑक्सीजन का निकालेंगे कि रेशियो कैसे निकलेगा, देखना। 72.4 मास कंटेन्स 3 मोल्स ऑफ मेटल। बात समझो, क्या बोल रहा है कि अगर देखो 72.4 बाय मास क्या है, मेटल है, लेकिन ये कहां से निकाले हो, इसी में से तो निकाले हो ना, M3O4 वाले कंपाउंड से। तो यानी कि 3 मोल ऑफ जो मेटल होएगा, या 3 जो सब्सटेंस होएगा मेटल का, उसमें कितना होगा मास, 72.4। समझ में आया। तो
70 पार्ट्स, इसमें कितना चाहिए मेरे को 70, इसके लिए मुझे वैल्यू चाहिए तो इसके लिए कितना है 70। देखो 72 जो M3O4 है उसमें कितना मेटल है 72.4, तो 72.4 3 मोल ऑफ मेटल कंटेन कर रहा है, तो 70 वाला कितना करेगा ये मुझे निकालना है, सिंपल। तो 70 वाला कितना करेगा, तो यह क्या हो जाएगा 3 इंटू 70 बाय 72.4, सिंपल है क्या। अब यही चीज अगर मैं ऑक्सीजन के लिए करूं, यहां पे मैं ऑक्सीजन के लिए करता हूं, देखना सेम चीज हो जाएगी। यहां तक बात समझ में आई क्या, डाउट तो नहीं है, अगर होगा तो बताइएगा नीचे, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ, 3 मोल हो सकता है आपको मोल अभी जो चीजें वो ना समझ में है, मोल का जो एक्चुअल कंसेप्ट है वो हम इसके नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें करेंगे, बट अगर आपको पता है तो अच्छा है, नहीं पता तो कोई टेंशन नहीं है, अभी के लिए समझ लो कि 3 मेटल समझ लो अभी के लिए, ठीक है, 3 मेटल और 4 ऑक्सीजन, अभी के लिए समझ लो, नेक्स्ट पार्ट में बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये मेटल के लिए, इसको मैं कैलकुलेट करूंगा, अभी रुक जाओ। अब पहले ऑक्सीजन के निकालते हैं, तो यानी कि 27.6 मास ऑफ ऑक्सीजन कितने उससे बना है 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे भी तो वही किए कि M3O4 में कितना ऑक्सीजन 27.6, तो 27.6 मास कितना 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कंटेन कर रहा है, तो यहां पे कितना 30 कितना करेगा, तो 4 इंटू 30 बाय 27.6। कोई डाउट आ रहा है क्या। अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इसका रफ वर्क, वो करते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, ये पूरा उड़ा देते हैं, पॉइंट में उड़ा दिया तो यहां गया 0, कोई दिक्कत। अब देखो डायरेक्ट काटो, 724 और 700 को काटोगे 1 जा 724 कटेगा क्या, नहीं, क्या लगाना पड़ेगा पॉइंट, तो कितना हो जाएगा 7000, नहीं आया समझ में, अरे 700 बड़ा है तो डिवाइड तो होएगा ही नहीं, तो मैं क्या लगा दिया पॉइंट, तो इसमें एक और 0 हो गया 7000। अब देखो ध्यान से 724 और 7000 को मुझे डिवाइड करना है, ठीक है, कैसे हो, अच्छा डिवाइड ही कर देते हैं, डायरेक्ट एक काम करते हैं, वैसे तो 9 से जाएगा, देखो 724 10 का कितना होगा 7240 हो जाएगा, तो एक नंबर पीछे, यानी कि 724 9 से करो, ये मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ ताकि आपको समझ में कैसे हो रहा है, मतलब कि इतना हार्ड कैलकुलेशन या जो भी थोड़ा टफनेस आएगी जिन बच्चों को, उसके लिए मैं बता रहा हूँ, तो कि करो कैलकुलेट, 9 4 जा 36, 9 2 जा 18 21, अच्छा ये ऊपर लिखना है, मैं साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है, 9 7 जा 63, 63 और 2 65, 6 60 65, 36 9 18 19 20 21 3 समझ में आया, 6516 आएगा, तो करो, तो 0.9, तो 6516, तो ये हो जाएगा कितना, 10 में से 6 किया 4, हाँ 10 में से 6 किया 4, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 5 गया 4, 484 आया, डेसिमल लगा हुआ है, एक और 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो किससे जाता है 724 484, तो काम करते हैं 6 से करके देखते हैं एक बार, या 5 से करते हैं, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 12, 7 5 जा 35 36 3620, आई गेस और बढ़ा जाएगा, 724 6 4 जा 24, 12 13 14, 7 6 जा 42 43 4 3 4 4, हाँ ये जाएगा 4 3 4 8 11, अरे माइनस करना था सॉरी, तो अपन एक काम करते हैं यहीं तक, यानी कि 2 डेसिमल पॉइंट तक करते हैं, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.96, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो 3 से, 3 6 जा 18, 9 3 जा 27 28, तो 9 3 जा 27 और पॉइंट, तो 2.88 आ रहा है, अच्छा 1 उसमें कर दो तो ये आ गया कितना 2.9, यहां तक बात समझ में आई। कैलकुलेशन में थोड़ा आएगा, हर जगह बस यही चीजें अप्लाई होंगी, बस कैलकुलेशन में दिक्कत होगी। अब उसका कैलकुलेशन पकड़ते हैं, उसमें भी ऐसे थोड़ी टफनेस आएगी, देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं इसकी कैलकुलेशन। फिर से ये पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ, ठीक है, तो 300 डिवाइडेड बाय 276, तो ये तो आ जाएगा 1 जा, तो 276
तो ये आ गया 4, 9 से 2 0। 24 जाएगा क्या? नहीं। तो क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे, 0 हो गया। फिर भी जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो क्या लगाते हैं? 0। ठीक है, तो ये 2400 हो गया। अब 276 का देखो किससे जाएगा? 5 6 30, 7 5 35। नहीं 5 से नहीं, 2760 है। आई गेस 8 से जाना चाहिए, एक बार देख लेते हैं। 48, 7 8 56, 60 16 और 2208 आ रहा है। आई गेस 9 से जा सकता है, देखते हैं। 7 6 9 54, 7 9 63, 4 5 66 6 68, 9 18, 24 2484 आ रहा है, यानी कि 8 से जाएगा। तो 2 डेसिमल पॉइंट तक करते हैं। तो ये आ गया आपका कितना? 1.08। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 36, 4.36 आ रहा है, और यहाँ पे आपका आ रहा है 2.9। तो यानी कि जो मेटल का रेशियो होगा वो कैसा होगा? देखो, अपने को मेटल का एक्स और वाई रेशियो निकालना था। यही तो कर रहे थे कि यहां से वैल्यू निकाले और वहां से करके हमें इसका वैल्यू निकालना था। तो एक्स और वाई की वैल्यू रेशियो में क्या है? 2.9:4.36। अच्छा, मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? M2:9 और O4.36? नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? बिकॉज ये किसमें होता है? होल नंबर रेशियो में होता है। ये हमने मल्टीपल पोर्शन में ही पढ़ा है। तो देखो 2.9 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। या 2.9 को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5 के पार चला जाएगा। 2.9 को 1.5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 9 45, 5 to 10 11 14, 9 2 5 13, 4.35, 4.36 अप्रॉक्सीमेट आ रहा है। तो आप ये लिख सकते हो 2.1:1.5। ठीक है, अब ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं? नहीं। तो ये 2:3 का रेशियो होता है क्या? 1:1:1.5 किसका होता है? 2:3 का रेशियो होता है ना। मतलब 2 को डिवाइड करोगे 3 से तो कितना आएगा? 1.5। तो ये चीजें आनी चाहिए। तो ये आ गया आपका क्या? M2O3 आंसर। तो जो ऑक्साइड हमें जो फॉर्मूला चाहिए था नेक्स्ट ऑक्साइड का जिसमें 30% ऑक्सीजन होगा, वो क्या होगा? M2O3। तो यार यहाँ पे ना, यहाँ तक तो चीज थोड़ी सी मतलब हल्का सा टफ है, इतना हार्ड नहीं है। बट ये जो फ्लो अगर आपको समझ में आ गया ना, तो हर क्वेश्चन में इसी टाइप का फ्लो निकलेगा कि आपको परसेंटेज दिया है या आपको मास दिया रहेगा, आपको वैल्यूज निकालनी है, डिवाइड। ये जो डिवीजन और इसमें ना, ये थोड़ा सा हल्का सा कुछ बच्चों के लिए टफ होगा। तो यहाँ पे आपको चाहिए प्रैक्टिस। आप इसमें ना 5 से 6 क्वेश्चन या 8 से 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। एक क्वेश्चन मैं अभी और करा रहा हूँ, बट ये थोड़ा सा दिक्कत वाला है, तो ये आपको करना है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, कोशिश करो इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करो, और एक क्वेश्चन अभी और करा रहा हूँ और प्रैक्टिस करना। अगर आपको लगेगा कि आपके पास क्वेश्चन नहीं है, या अगर आपको चाहिए कि मैं सॉल्व करके दूं, तो आप नीचे कमेंट में बता देना, मैं उस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा जिसमें अपन इसी के क्वेश्चंस कर रहे होंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लो, मैं मिटा देता हूँ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कॉपर गिव्स 2 ऑक्साइड्स ऑन हीटिंग। कॉपर जो हमारे पास 2 ऑक्साइड दे रहा है ऑन हीटिंग 1 ग्राम ऑफ ईच इन हाइड्रोजन गैस, 0.888 ग्राम एंड 0.799 ग्राम ऑफ मेटल इज प्रोड्यूस्ड। मतलब 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस में जब उसे हीट किया जाता है उस ऑक्साइड को, तो हमें इतना ग्राम और उतना ग्राम कितना कॉपर मिल रहा है। शो द रिजल्ट अग्री विद लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो हमें बताना है कि ये मल्टीपल प्रोपोर्शन से अग्री कर रहा है। तो देखेंगे ध्यान से, देखो अब मास ऑफ एक्सपेरिमेंट 1 यहां कर लेते हैं और यहां पे 2। आप एक के नीचे एक लिखना, मैं आपको अच्छे से समझ में इसलिए अलग अलग बता रहा हूं। ठीक है, मास ऑफ Cu इन 1 ग्राम ऑफ दैट ऑक्साइड। मतलब जब वो ऑक्साइड में 1 ग्राम को जब हाइड्रोजन गैस में हीट किया गया, जो 2 कॉपर ऑक्साइड्स आए हमारे पास, उसमें जब एक को किया गया इन 1 ग्राम, तो कितना है कॉपर हमारे पास? 0.888 ग्राम। कोई डाउट यहां तक? ये तो सिंपल है, क्वेश्चन से उतारा है। तो ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड में क्या सेकंड एलिमेंट क्या होगा? फर्स्ट एलिमेंट कॉपर है, सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। इन 1 ग्राम कितना होगा? 1 माइनस 0.888 ग्राम, तो कितना हो गया? 0.11 ग्राम। कोई डाउट है क्या यहां तक? सेम चीज उसमें करेंगे, सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, या सेकंड ऑक्साइड में क्या होगा? मास ऑफ Cu
in 1 gram of that oxide is equal to 0.799 gram. तो mass of oxygen in 1 gram of that oxide is equal to 1 minus 0.799. अच्छा 1 से क्यों, क्योंकि एक ही ग्राम है ना, तो 1 से ही तो माइनस करूंगा, ठीक है। तो ये आ गया 1, ये आ गया 0, ये आ गया 2.201 ग्राम। दोनों के हमारे पास Cu और ऑक्सीजन और Cu और O के मास आ गए, ठीक है। तो ध्यान से देखना 0.888 ग्राम ऑफ दैट मेटल, कितने ग्राम ऑफ ऑक्साइड चाहिए उसे? 1 ग्राम ऑफ ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। तो 0.112 यानी कि ऑक्सीजन के लिए उसे कितना चाहिए होगा? तो 1 इंटू 0.112 अपॉन 0.888। यहां बात आई क्या समझ में? यही चीज, सेम चीज किसमें हो जाएगा? उसमें कि 0.799 ऑफ Cu कितना 1 ग्राम ऑफ ऑक्साइड रिक्वायर कर रहा है, तो 0.201 ऑफ Cu कितना रिक्वायर करेगा? 1 इंटू 0.201 अपॉन 0.799। आ रहा है क्या समझ में? तो अब क्या करना है? सिंपल, अब इसको डिवाइड करेंगे। अब यहां पे आएगा, यहां पे जो आपको बताया था सबसे ज्यादा दिक्कत यही आती है जब अपन इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो बेसिक हमें क्या निकालना है? लॉ ऑफ मल्टीपल पोर्शन में, मतलब जब हम दोनों को, जब इसका वैल्यू आएगा और जब इसका वैल्यू आएगा, तो जब हम दोनों को क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे, तो वो क्या रहेगा? होल नंबर रेशियो। मल्टीपल प्रोपोर्शन यही बोलता है कि जो एक एलिमेंट फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ अनदर एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है, तो जो उनका रेशियो होता है वो क्या होता है? सॉरी, वो होल नंबर रेशियो होता है, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन करते हैं। हाँ, यहां से अपन काटते हैं इसको। 4 2 जा 4 2 जा 4 2 जा 4 से काट रहा हूं, 0.4 4 2 जा 8 9 10 11, ठीक है। कितना आ गया? 32। 8 1 16, सॉरी 8 से आ जाएगा, 8 4 जा 32, ठीक है। ये आ गया 2 से काटेंगे 0.111, 2 से 2 1 जा 2.4, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, और क्या हो सकता है? 11 पॉइंट हटा दें, पॉइंट अगर मैं हटा दूं तो ये हो जाएगा 140, तो ये हो जाएगा 1 जा 111, 1 जा हो गया, ठीक है। 1 जा तो बचा कितना? 140 में 111 से माइनस करूंगा, 140 को 111 से माइनस करूंगा, तो ये बचा कितना? 29, ठीक है। 29 बचा, तो 111 29 से जाएगा क्या? नहीं, तो पॉइंट लगा देंगे, 290 आ गया। अच्छा, यहां आपको करके दिखा देता हूं कैसे था। 140 डिवाइड बाय 111, 1 से गया तो 111, ये आ गया 9, ये आ गया 2, 29, पॉइंट लगाए 0, 2 जा हो जाएगा 222, तो ये आ गया 8, ये आ गया 6 और ये 0, 68, और ऐसे 0 लगाएंगे फिर आगे हो जाएगा, ठीक है। अपन क्या करते हैं, एक और पॉइंट निकालना है, तो एक और के लिए निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 6 जा 1.26, तो 6 6 6, ठीक है। आगे निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये आंसर आ गया कितना? 1.26। यहां तक बात समझ में आई? अब चलो उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसका भी यहाँ पे एक ब्रैकेट बना लेते हैं। तो पहले यहाँ जो डिवाइड हो सकता है कर लेते हैं। किससे लेके जाएं, किससे लेके जाएं? 3 से डालते हैं, 3 2 जा 6, 7 से डालें क्या? 7 3 2 जा 6 7 19, 3 6 जा 18, 19 3 6 जा 2.66 आ गया। 3 अप्रॉक्सीमेट डालेंगे, 3 6 जा 18, 19 20, 3 7 जा 21, ठीक है। तो इसको अब लेते हैं, मैंने पॉइंट हटा, ठीक है। अच्छा, ये दोनों पॉइंट हटाते हैं, तो ये हो जाएगा कितना? 670, ये वाला पॉइंट हटाओगे, ये वाला पॉइंट हटाओगे, तो 0 आ गया। 670 डिवाइड बाय 266, तो ये मेरे हिसाब से 3 से जाना चाहिए। 18 19 3 2 6 7 7 98, 2 से जा रहा है, तो 2 जा 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 13, 2 जा 4 5, 8 आ गया। ये समझ में आ रहा है ना? तो
तो यहाँ पे वही, ये तो सिंपल माइनस है, 6 में 3 गया 3, ये बचा 138, ये भी नहीं जाएगा, पॉइंट लगा दिए, 0 आ गया, 266 आ रहा है, इससे जाएगा आई गेस 6 से जाना चाहिए क्या, 6 36, 6 9 12 13 14 15 आ जा रहा है, तो 5 से जाएगा आई गेस 2.5, तो 6 6 5 देखते हैं, 6 5 30, 6 5 30, 33, 5 10, 1330, 0 8 में से 3 गया 5 0 50, पॉइंट लगा हुआ है 0 2 जा, तो 2 जा में जाएगा क्या, नहीं, तो हाँ 251, तो ये आ गया आपका कितना, ये आ गया 0, ये आ गया 2.51, ठीक है। अब करते हैं दोनों को डिवाइड, तो रेशियो निकालेंगे x इज टू वाई का, ये आ गया 1.26 इज टू 2.51, तो जब आप इसको डबल करोगे यानी कि 2 से मल्टीप्लाई काटोगे तो 1 जा और ये 2 जा, अप्रोक्सीमेटली 2 आ जाएगा, तो ये हो गया 1:2 का रेशियो। हेंस प्रूव की है हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन प्रूव कर। अच्छा, कभी कभार ना अप्रॉक्स आएगा, ये जब डिवाइड करोगे तो एग्जैक्ट नहीं आएगा, तो वो आपको लेके चलना है, क्योंकि हमने वो वहां पे अप्रॉक्स किया था, तो ऐसे आपको कैलकुलेशन करना है। एग्जैक्ट में जाओगे तो थोड़ा सा टाइम और ज्यादा लग जाएगा, ठीक है क्या? आई होप आपको समझ में आया हो। नोट डाउन कर लो, इसके क्वेश्चंस बनाना यार, क्योंकि ना यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे गलतियां हो जाती है और ये अपनी वैल्यू नहीं आ पाती है, ठीक है। इसके और क्वेश्चंस बनाना, अगर आपको लगता है कि नहीं बन रहे या मिल नहीं रहे तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इस पे क्वेश्चंस पे बस अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। नोट डाउन कर लो, फिर अपन नेक्स्ट लो, इसके 2 क्वेश्चन कर लिए, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस की तरफ। नोट डाउन कर लो इसको फटाफट। नेक्स्ट लॉ हमारा देखते हैं, वो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। एकदम सिंपल है, देखेंगे ध्यान से, इसमें भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आता है, हार्ड नहीं बोलूंगा, ट्रिकी बोलूंगा, ठीक है। पहले तो ये क्या बोल रहा है लॉ को देखते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, मतलब फिर समझते हैं क्या है। द रेशियो ऑफ masses of element A and B which combine separately with a fixed mass of third element C is either the same or simple ratio of the masses in A and B combined directly. तो देखते हैं बोल क्या रहा है। ये बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ एलिमेंट ए एंड बी व्हिच कंबाइन, 2 एलिमेंट है ए एंड बी व्हिच कंबाइन सेपरेटली विद द फिक्स्ड मास ऑफ द थर्ड। ए बी एक फिक्स मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट थर्ड सी से कंबाइन करते हैं, या तो वो जो आपस में कंबाइन कर रहे हैं और जो ये कंबाइन कर रहे हैं वो सेम होगा, या एक सिंपल रेशियो होगा जिससे ए और बी कंबाइन करें। थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा बहुत नहीं तो समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 3 एलिमेंट है एच सी और O, ठीक है। ये आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है। H और O क्या बना देता है, मान लेते हैं H2O। C और O क्या बना लेते हैं, CO2। H और C क्या बना लेते हैं, CH4, ठीक है। ये और ये आपस में कंबाइन कर रहे हैं, ये A और ये B है, ये आपस में कंबाइन कर रहे हैं और ये इस थर्ड एलिमेंट के साथ फिक्स मास में कंबाइन कर लेते हैं, ऐसा हम अज्यूम करते हैं, ठीक है। अच्छा, CH4 में यहाँ पे हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा, 1 होता है, बट यहाँ पे 4 है, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डायरेक्टली 12। यहाँ पे हाइड्रोजन का मास हो जाएगा 2, ऑक्सीजन का तो कितना ही है 16। 2 कैसे हो जाएगा, मतलब है 1, बट जब कंबाइन कर रहे हैं तो दो एलिमेंट लग रहे हैं या 2 मोल लग रहे हैं, मोल छोड़ देते हैं अभी के लिए, 2 एलिमेंट लग रहे हैं, तो ये 2, ठीक है। फिर CO2, तो यहाँ पे कितना लग रहा है 12 और यहाँ पे लग रहा है 13। तो ये बोल क्या रहा है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ये बोल रहा है कि जिस एलिमेंट से जैसे C और O आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो इसका जो रेशियो आएगा और जो इन दोनों का और इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो सेम रहेगा या एक मल्टीपल रहेगा इससे जो कंबाइन होगा। जैसे कि
हाइड्रोजन, और मैं यहां पे बात करता हूं CH4 की पहले, ठीक है। CH4 कंबाइन हो रहे हैं 4:12 के रेशियो में, तो 4 1 जा 4 3 जा, तो रेशियो क्या बना 1:3। कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। फिर कंबाइन हो रहा है H2O, यहां पे हो रहा है 2:16। अच्छा, मैं फिक्स मास बोल रहा हूं, तो यहां पे ये 4 है, यहां पे 2, ये सी एलिमेंट है, तो 4 और 2 है, ये फिक्स नहीं है, ये अलग अलग हो गया, तो इसको मुझे क्या बनाना है 2 बनाना है, तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 4:32। ऐसे ही होता ना इक्वेशन में, a इक्वल टू बी है, दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई करो तो 2a इक्वल टू 2b, ये भी सही है, और जब काट लोगे तो वापस ही वैसे ही कट हो जाएगा, तो वापस ही आ जाएगा। कोई डाउट? आगे बढ़। 4 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 1 जा 2 8 जा 16, 1:3 1:8। इन दोनों का आपस में जब रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा 3:8। यहां तक कोई दिक्कत? ये थर्ड एलिमेंट था, ये ए और बी था, ये आपस में इसके साथ कंबाइन किए, लेकिन जब आपस में कंबाइन करेंगे तो या तो ये रेशियो निकलेगा या इसका मल्टीपल। देख लेते हैं, CO2, ठीक है, यहां पे है 12:32, 12:32, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, कितना आ गया 3:8। सेम आया। तो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन जो लॉ है वो यही कहता है कि जब दो एलिमेंट एक थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन करते हैं फिक्स मास में, इसलिए मैंने 2 मल्टीप्लाई किया, ठीक है, फिक्स मास है, तो जो इनके रेशियो आते हैं वो जो आपस में कंबाइन हो ए और बी, उससे या तो सेम होगा 3:8, या एक हो सकता है कि कोई जैसे कोई दूसरा एलिमेंट है तो यहां पे हो सकता है 3:8 की जगह आ जाए 6:16, इसका मल्टीपल हो सकता है, ठीक है। ये तो आपस में कट जाएगा, मैं एक ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं कि इसका मल्टीपल 2 से 3 से, तो वो आ जाएगा ऐसे मल्टीपल। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बस इतना ही बोल रहा है, फालतू में कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं, बस सिंपल सी बात है जो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी गई, ठीक है। एग्जाम में बाई चांस पूछेगा तो आप डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल भी दिखाएंगे, ठीक है। क्या कोई डाउट है? नोट डाउन कर लो। तो देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का, ये समझना। एक ही टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं इसमें वही 3, जैसे मैंने आपको हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन बताया, ऐसे कि 3 आपको कंपाउंड बता देगा, उसमें सबके परसेंटेज या सबके वेट दे देगा, और आपको बस प्रूफ करना होता है, या हो सकता है प्रूफ्ड हो, आपको 2 का दे दिए और 1 का निकालना हो। देखते हैं। अमोनिया कंटेन्स 82.35 इतना ग्राम ऑफ परसेंट ऑफ नाइट्रोजन एंड इतना परसेंट ऑफ हाइड्रोजन। वाटर कंटेन्स इतना परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंट ऑफ हाइड्रोजन। नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड कंटेन्स इतना परसेंट ऑफ ऑक्सीजन और इतना परसेंट ऑफ नाइट्रोजन। शो दिस इलस्ट्रेट लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो ऐसे नहीं समझ में आएगा, पहले यहाँ डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ठीक है। अपन हाइड्रोजन को ऊपर ले लेते हैं, नाइट्रोजन यहाँ ले लेते हैं, ऑक्सीजन ये अपन सी थर्ड एलिमेंट ले लेते हैं, ये ए और बी, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है, ये है आपका NH3 अमोनिया हो गया, यहाँ पे वाटर H2O हो गया, N2O3 नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ठीक है। अब देखना पहले तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, पहले एक्सपेरिमेंट का रेशियो निकालेंगे आपस में, फिर इसका आपस में रेशियो निकालेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे, इन दोनों का जो वैल्यू आएगा उसका रेशियो निकालेंगे और इसका रेशियो निकालेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना। तो फर्स्ट वाले की बात करते हैं, मैं एक एक करके लिखते जा रहा हूं। फर्स्ट मतलब अमोनिया, इसमें क्या है, थर्ड एलिमेंट हमारा हाइड्रोजन है, तो हम उससे बात करेंगे। तो 76.5 ग्राम, ग्राम कैसे सर, परसेंटेज दिए, तो मैं उसको मान के चल रहा हूँ पार्ट्स बाय मास, बताया था ना, मतलब ये टोटल ऐड करोगे तो 100, तो मान के चल रहा हूँ 70.65 ग्राम पार्ट्स बाय मास, वो लिख देना। हाइड्रोजन रिक्वायर्स कितना, 82.35 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। कोई डाउट? यही तो बोल रहा है कि भैया इतना परसेंट है तो इसके लिए इतना परसेंट, तो 1 ग्राम के लिए कितना निकलेगा, 82.35 अपॉन 17.6। डायरेक्ट निकाल लो, आप ये सब मत करो, डायरेक्ट इसको और इसको डिवाइड कर दो, रेशियो तो निकालना है, हाइड्रोजन जैसे अभी बताया था, इसका आपस में रेशियो तो निकालना है, तो निकालते हैं। अब करते हैं इसको डिवाइड, यहाँ पे थोड़ी दिक्कतें होती हैं, वो देख लेते हैं। तो करते हैं 8235 डिवाइडेड बाय 17.65, तो मेरे हिसाब से 4 से चले जाएगा या 3 से जाएगा, 5 4 जा 20, 6 4 जा 24, 26, 7 28, 30,
4 7060 जा रहा है, तो 4 से 7060, ठीक है। यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 13 में 6 गया, कितना बचा 7, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा 1, 1175, 1765 1175 से जाएगा क्या? नहीं, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? डॉट, ये आ गया 0। अब देखते हैं किससे जाएगा। 1765, अगर मैं 10 से करूँ तो ये 1560 आ जाएगा, जो बड़ा हो गया। अराउंड 6 से करके देखते हैं। 6 5 30, 6 6 36, 39, 7 6 42, 45, 6 6 10590। एक बार 7 से भी करके देख लेता हूँ। 7 5 35, 7 6 42, 47 49, 53, 7 7 12। तो ये नहीं, ये जाएगा, तो 10590, 4.6 आ गया। ये 0, ये 1, 5 में जाएगा नहीं, 15 में से 9 या 6 में से 5 या 1, 1160 आ रहा है। यहाँ अगेन 0 लगेगा, तो अगेन अराउंड 4.66 के अराउंड आना चाहिए आंसर, ठीक है। तो अपन इसको काटते हैं, आंसर लिखते हैं 4.66। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से ही है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या होगा? फिर हाइड्रोजन वाटर कंटेंट इतना, ऑक्सीजन है इतना, तो वही लिखने 1.10 हाइड्रोजन रिक्वायर्स कितना? 88.90 ऑक्सीजन। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर कितना? 88.90 बाय 1 ठीक है। इसका भी डिवीजन का देख लेते हैं क्या सीन बोल रहा है। पहले तो 1 से काट लेते हैं, खत्म करते हैं 11 से। तो 11 1 जा 0.10, 11 1 जा 1, 0 100 9 जा 11, 8 जा 0.8 जा 1 जा 1.09, 881 अपॉन 1.09, ठीक है। तो 109 जाना चाहिए 8 से, 9 8 जा 72, 1 जा 8, 872 आ रहा है। हाँ, 8 से जा रहा है 872। तो 11 में से 2 गया 9, 0 09 आ गया, पॉइंट लग जाएगा 0 0 लगाना पड़ेगा 900, 109, फिर चले जाएगा 8 से, 8.08 आ रहा है। तो जब डिवाइड कर रहे हैं तो 8.0, ठीक है। ये आपस में ये आ गया, ठीक है। अब बनाते हैं थर्ड वाले का। थर्ड वाले में क्या चाहिए? तो इन दोनों का रेशियो थर्ड वाले से सेम आना चाहिए, ठीक है। थर्ड वाले का देखते हैं क्या बोल रहा है। तो बोल रहा है थर्ड वाला नाइट्रोजन कंटेन जितना, तो ऑक्सीजन, तो 36.85 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन require 63.15 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन 63.15 बाय 36.85, ठीक है। अब करते हैं इसको डिवाइड। 3 से जा रहा है क्या? 3 2 जा 3, 3 1 जा 3 2 जा 3 2 जा 3 7 जा 31 24, 1 बचा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 3 1 जा 3 5 जा। अब इसको भी कर लेते हैं डिवाइड। 2105 डिवाइड बाय 1228, तो 2 से जाना चाहिए क्या? देखो 1228, 2 जा 16, 2 जा 4 5, 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 5 6 आ रहा है। तो 1 से जाएगा 1 2 2 8, 15 में से 8 गया 7, 9 में से 2 गया 7, 10 में से 2 गया 8, यहाँ 0, ये पॉइंट आ जाएगा 0, 8770। तो ये आई गेस 3 से 4 से देखते हैं। 32, 4 2 जा 8 9 11, 4 2 जा 8 9 4 4 9 1, अच्छा नहीं बात बनेगी। 7 से चलो, 7 8 जा 56,
अच्छा मैं 7 8 56 हो गया, 7 2 14 प्लस 5 19, 7 2 14 15 8 8 5 9 6 जा रहा है, किससे जा रहा है 7 से, 8 5 9 6 कितना बचा 4, यहाँ बचा 16 में से 9 गया 7, तो अराउंड 1.7 आ रहा है, इतना अपन पकड़ के चलते हैं। तो ये आ गया कितना 1.7। तो 1:2 करना है, 1:2 फर्स्ट एक्सपेरिमेंट और 2 को वो करेंगे डिवाइड, सॉरी 2:1 क्योंकि अपन ने उल्टा लिया था इसलिए 2:1। तो ये हो गया 8.08 डिवाइड बाय 4.66। ठीक है, देखते हैं क्या बन रही है बात। 4 1 इससे कर देता हूँ समझ में है। 2 4 2 4 2 2 पॉइंट 2 3 2 3 2 1 पॉइंट 2 1 2 6 12 2 2 0, तो 1.16 डिवाइड बाय 1.1:2, ये अराउंड 1.7 आना चाहिए। देखते हैं तो 1 पॉइंट कैसे मुझे पता 1.7 आना चाहिए, क्योंकि उसमें आया है जब अपन ने उसको डिवाइड किया और इसका सेम आना चाहिए, तो 1.6 इंटू 1.7 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। 42 7 7 11 7 7 8 6 1 1 कितना आया 2791 1.972 और 2.02 आ रहा है, कहीं गड़बड़ हो गई है। देखते हैं डिवाइड करते हैं, 202 डिवाइड बाय 116, ये तो 232 और तो 1 जाएगा, तो 1 हो गया तो कितना 116, 12 में गया, 12 में 6 गया 6, 9 में 1 गया 8, पॉइंट लगा देंगे 0 आ जाएगा 1167 42 7 1 7 9 10 11 11 8 812 जा रहा है 1.7। तो देखो इसको जब अपन ने डिवाइड किया तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1:1.7, जो कि आपका आ रहा था यहाँ पे। तो जब हम इन दोनों को डिवाइड किया तो ये आया, और जब इन दोनों का और इन दोनों का आपस में रेशियो निकाल के इनका आपस में रेशियो निकाला तब भी 1.17 आया। ठीक है, समझ में आया क्या? तो बस यही है, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस में इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि आपको तीनों चीज का परसेंटेज या ग्राम में मास दिया होगा, आपको बस रेशियो निकालना है और उसे प्रूव करना है कि दोनों सेम है, या हो सकता है एक का ना दिया हो, आपको प्रूव दो तो आपको उससे वो वैल्यू निकालनी। ठीक है, समझ में आया? नोट डाउन कर लो, फिर लास्ट जो हमारा गेलुसियस लॉ है उसको पढ़ेंगे, देन ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट हमारा लॉ है एकदम सिंपल, गेलुसियस लॉ ऑफ gaseous volume, gases of gaseous कर देते हैं। ठीक है, पहले समझते हैं ये क्या बोल रहा है, फिर उसके बाद समझेंगे कि एक्चुअली में दिक्कत क्या है। when gases react together they always do it in volumes which bear a simple ratio with one another and with the product if it is gas under same temperature and pressure। तो ये क्या बोल रहा है, सिंपल है कि जब भी गैसेस रिएक्ट करते हैं आपस में तो वो वॉल्यूम्स में करते हैं, मतलब एक वॉल्यूम, दो वॉल्यूम, तीन वॉल्यूम, वो हमेशा क्या होता है सिंपल रेशियो होगा आपस में, और विद प्रोडक्ट, अगर जो प्रोडक्ट निकला है वो गैसियस स्टेट में है और ये सब एक सिमिलर टेम्परेचर है, सेम टेम्परेचर, सिमिलर भी बोल सकते हो, सेम मतलब सिमिलर कहेंगे हम यहाँ पे, सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हो। इसका मतलब सर देखते हैं, सिंपल है, जैसे मान लो मैंने बोला H2 plus O2 gives H2O, ठीक है, तो ये 2H2 हो जाएगा 2, तो
तो यहाँ पे देखोगे मतलब अगर ये गैसेस वेपर्स निकल रहे हैं, ठीक है, तो ये 2 वॉल्यूम हो जाएगा, ये एक वॉल्यूम के साथ कंबाइन किया टू गिव 2 वॉल्यूम। तो आपस में देखोगे तो सिंपल रेशियो 2:1, 1.2 नहीं आ रहा है, या ये आपस में तीनों सेम में कंबाइन हो रहे हैं। तो ये यहाँ पे बात चल रही है कि 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गिविंग 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर। आया समझ में? और कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे HCl का लेते हैं, तो H2 प्लस Cl2 गिव्स 2 HCl, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात हो गई, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन combined with 1 volume of chlorine gives 2 volume of HCl। तो ये ऐसे सिंपल एकदम लॉ है कि बेसिकली जब भी गैसेस कंबाइन होंगे या गैसेस रिएक्ट करेंगे वो आपस में करेंगे सिंपल रेशियो में, और वो वॉल्यूम्स में करेंगे, 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम। आया समझ में? इसके जो क्वेश्चंस है वो हम मतलब नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इसका रीजन बीइंग कि उसमें हम मोल्स की बात करेंगे, तब उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी, डायरेक्टली इसके ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है। तो वो नेक्स्ट पार्ट में होगा। बाकी मैंने इस टॉपिक में 5 लॉज आपको पढ़ा दिए हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। कहीं पे भी डाउट है या किसी और टॉपिक में भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना कि इस चीज़ में डाउट है, मैं उस पर वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश करूँ। आई होप ये वाला लेक्चर आपको समझ में आया हो, और अगर पूरा समझ में आया हो तो यार लाइक करना, और बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।